हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आप सबको पता चल चुका है, एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुका है। सितंबर अक्टूबर में होगा। हमारे पास 3-4 महीने हैं, इसलिए अब हम धीरे धीरे आराम से एक एक सब्जेक्ट कवर करेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दूँ, और कैसे भी हो मैं कंप्लीट करा के आपको दूंगा। 3-4 महीने तक पूरा टाइम है। और ये मत सोचिएगा कि सब मुझे आज ही कंप्लीट कर लेना है, सब एक दिन में पढ़ना है। नहीं, धीरे धीरे पढ़ते चलिए। आराम से 3-4 महीने में मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा और लास्ट में हम आपका फिर रिवीजन करवाएंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो हमारी फ्री क्लासेस स्टार्ट हुई हैं पिछले मंडे से 17 मई से। आज उसी का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। रेलवे वाला पार्ट हमारा चल रहा है। इसके बाद हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद रीजनिंग, फिर क्वांट्स, फिर सीआरएम, ऐसे चलेगा अपना। तो अभी थर्ड लेक्चर। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था रेलवे का हिस्ट्री। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था रेलवे बजट, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रेन्स इन इंडिया, इसके साथ साथ जो भी जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, और कुछ डीएफसीसीआईएल के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहाँ पर मैंने जो आपको बताया था, एक था हमारा ईडीएफसी यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अभी जो ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में बताया है। और अगर वैसे इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था ईडीएफसी यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 1499 किलोमीटर। और किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि ये 1504 किलोमीटर है एज़ पर विकीपीडिया। तो देखो भाई, पहली चीज़ तो आपको मैं ये बता देता हूँ, विकीपीडिया अच्छी वेबसाइट है, सब कुछ है, ठीक है, अपडेटेड रहता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हर फिगर सही हो और आप आंख बंद करके विश्वास करें। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेबसाइट नहीं है। इसलिए बेटर रहेगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए और वहाँ पर ढूंढिए, और कोशिश करिए कि देखिए कहाँ तक का अपडेटेड डेटा है। उसमें एटलीस्ट लिखा होता है कि कहाँ तक अपडेटेड है, मार्च 2021 तक है कि दिसंबर 2020 तक है कि दिसंबर 2019 तक है। आपने तो बस ये पढ़ लिया 1504 किलोमीटर, कब तक अपडेटेड है ये आपको नहीं पता है। तो आप जाइए गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए। नहीं मिलता है तो अभी आगे मैं आपको डिस्कशन यहाँ पर पूरा कर लेता हूँ, बता दूंगा आपको क्या एक्यूरेट फिगर है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको दूसरा बताया था, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसकी मैंने आपको लेंथ बताई थी 1839 किलोमीटर। अब मैंने डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट को पूरा सर्च किया, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने वहाँ से निकाले। अब देखिए अलग अलग फिगर आते हैं। ये आपका डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट से लिया गया है, डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट से लिया गया। यहाँ पर देखिए ईस्टर्न कॉरिडोर की लेंथ कितनी दे रहे हैं ये, 1858 किलोमीटर, 1858। वेस्टर्न कॉरिडोर 1505, 1505 किलोमीटर्स, ठीक है। इधर देखिए पीटीआई ने रिलीज़ किया था, सोर्स यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। यहाँ पर वेस्टर्न कॉरिडोर की लेंथ दे रहा है 1499 किलोमीटर, 1499, और यहाँ पर दे रहे हैं ईस्टर्न कॉरिडोर 1839 किलोमीटर। अब आते हैं अगले स्क्रीनशॉट्स पर। ये सारे के सारे डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट से लिए गए। यहाँ पर देखिए एक जगह ईस्टर्न डीएफसी की लेंथ देते हैं ये 1856 किलोमीटर, एक जगह देते हैं 1873 किलोमीटर, और वेस्टर्न डीएफसी देते हैं 1504 किलोमीटर। अब हम किसे सही माने, 1499 किलोमीटर, 1504 किलोमीटर, 1505 किलोमीटर, 1839 किलोमीटर, 1856 किलोमीटर, 1858 किलोमीटर, या फिर 1873 किलोमीटर। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्यूरेट नंबर क्या है। सब जगह सर्च किया, डीएफसीसीआईएल की पूरी वेबसाइट पर बहुत कुछ सर्च किया, फाइनली निकल के आया लेटेस्ट जो अभी तक का डेटा है एज ऑन टुडे, ईडीएफसी, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सॉरी हाँ, ईडीएफसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसकी जो आपकी लेंथ निकल के आई वो आई है टोटल 1875 किलोमीटर। ये एक्यूरेट नंबर है, एग्जैक्ट फिगर है एज ऑन टुडे। WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर एज ऑन टुडे। तो अब आप समझ जाइए, जो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो गलत है। सब जगह सर्च किया, वेबसाइट पर भी इनकी कहीं कहीं जगह, बहुत जगह गलत दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, ये सब सही नहीं है। एग्जैक्ट फिगर ये है 1875, 1506। अब आप कहेंगे कैसे, तो डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं, सितंबर 2020 में एक जनरल रिलीज़ किया गया था,
उसमें यहाँ पर ये पूरा डिटेल दिया गया है कौन सा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होना है। यहाँ पर अगर वेस्टर्न कॉरिडोर आप देखेंगे, दादरी रेवाड़ी, रेवाड़ी से मदर, मदर से पालनपुर, पालनपुर से मकरपुरा, मकरपुरा से JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इनको सबको आप ऐड करते हैं तो ये आता है 1506 किलोमीटर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न की अगर हम बात करें तो इनको सबको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आता है 1875 किलोमीटर। अब ये बात है कब की, ये बात है सितंबर 2020। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिली DFCCIL की वेबसाइट पर, यहाँ पर लिखा हुआ है एंडिंग दिसंबर 2020, मतलब कि ये दिसंबर 2020 तक अपडेटेड है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है टोटल लेंथ ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न DFC 2843 किलोमीटर। ईस्टर्न का दिया है 1337 किलोमीटर और वेस्टर्न दिया है यहाँ पर 1506। तो आप देखिए यहाँ पर भी 1506 है, और कब का है ये, दिसंबर 2020 का। यहाँ भी 1506 है, सितंबर 2020। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर अपना एक टारगेट का एक पूरा वो एनालिसिस करके दिया है कब कौन सा इनका जो सेक्शन है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये भी यहाँ पर निकल के आएगा आपका 1506 किलोमीटर। इसका मतलब हमें ये पता चल गया WDFC है 1506 किलोमीटर, एक्यूरेट नंबर है। अब बात करते हैं EDFC। तो ये हम बात कर रहे थे इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। यहाँ पर देखिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यहाँ पे लिखा है 1337 किलोमीटर, लेकिन क्या लिखा है, एक्सेप्ट सोननगर दनकुनी सेक्शन। ये जो सेक्शन है इसकी लेंथ है 538 किलोमीटर। आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा, इसकी लेंथ मिल जाएगी 538 किलोमीटर है। तो अगर 1337 में 538 हम ऐड करते हैं तो ये निकल के आता है 1875 किलोमीटर, 1875 किलोमीटर। और यहाँ पर जो ये आपको ये किलोमीटर्स लेंथ दी गई है, इनको सबको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 1337। और यहाँ पर सोननगर से दनकुनी ये जो सेक्शन है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। अगर उसको भी हम इंक्लूड कर दें 538 किलोमीटर तो टोटल लेंथ निकल के आती है 1875 किलोमीटर। तो अब आपको समझ में आ गया एग्जैक्ट फिगर क्या है। EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितना हो गया, 1875 किलोमीटर, ठीक है। WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितना हो गया, 1506 किलोमीटर। एग्जैक्ट फिगर है, एक्यूरेट फिगर है, ठीक है। अब मुझे लगता है इस पर अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इसके अलावा एक और कन्फ्यूजन था, वो मैंने शायद आपको बताया है कि नहीं बताया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, वो ये था कि जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक ट्रेन के बारे में बताया था कि इंडिया की जो लार्जेस्ट ट्रेन है, सबसे लंबी ट्रेन है, वो कौन सी है। वो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि शायद शेषनाग, मैंने आपको जो बताया था वो बताया था मैंने आपको शेषनाग है, और उसकी लेंथ थी 2.8 किलोमीटर। जबकि ऐसा नहीं है, आज की डेट में किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ऐसा नहीं है, कोई नई ट्रेन आ गई है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं या मैंने पढ़ा नहीं, जो कुछ भी है। तो अभी मैंने देखा, उसको चेक किया, तो वो आज की डेट में जो ट्रेन है वो है वासुकी, और इसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर। तो वो जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था शेषनाग, वो गलत है, आप उसको सही कर लीजिएगा, मॉडिफाई कर लीजिएगा। आज की डेट में जो ट्रेन है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्रेन है वासुकी, इसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर। तो देखिए, मैं अच्छा लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोशिश तो रहती है कि आपको सारा का सारा सही डेटा प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है या बाई चांस मैं कुछ गलत बोल देता हूँ या कुछ गलती से कुछ भी बोल देता हूँ, तो आप उसको मुझे बताइए कि सर ये सही नहीं है, एग्जैक्ट डेटा ये है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। तो आई थिंक ये दोनों जो आपके पिछले डाउट थे पिछले वीडियो में, वो सब क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पूरा DFCCIL और इसके साथ साथ लोकोमोटिव्स का कुछ पार्ट, और इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे लोकोमोटिव्स का कुछ और पार्ट, और उसके बाद हम फिर इंडियन रेलवे का जो पूरा हमारे पास डेटा है। देखिए, अब आप परेशान मत होइए, सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, वो कैसे भी हो मैं कराऊंगा। बस धीरे धीरे आप अपने नोट्स बना के चलिए और मेरे साथ पढ़ते चलिए। DFCCIL ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए, ये लिखा हुआ है, एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स इट इज़ अबाउट हैविंग अ सेपरेट ट्रैक नेटवर्क फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट्स अक्रॉस द कंट्री। DFCCIL क्यों बनाए जा रहे हैं? DFCCIL अगर आप इसका फुल फॉर्म ही पढ़ेंगे तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
तो डेडिकेटेड मतलब कि एक स्पेशल, फ्रेट मतलब कि जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं, गुड्स ट्रेन जो सामान, फ्रेट मतलब सामान, कॉरिडोर एक स्पेशल कॉरिडोर, मतलब कि एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें कि आपका सामान का जो भी गुड्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसके लिए DFCCIL की स्थापना की गई है। और इस कंपनी की स्थापना कब हुई है? ये कंपनी बनी है 30 अक्टूबर 2006 को। DFCCIL फाउंडेड ऑन 30 अक्टूबर 2006। तो देखिए DFCCIL का मेन पर्पस क्या है, पहले इसको समझिए। DFCCIL सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि अभी तक क्या होता था, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे देश में क्या है कि जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं और वो अगर आ रही है और इसके साथ साथ एक अगर फ्रेट ट्रेन या मालगाड़ी आ रही है तो उसको रोक दिया जाता है, उसकी जगह पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस किया जाता है। तो मालगाड़ी जिसमें इतना इंपॉर्टेंट सामान है, हो सकता है कोल की सप्लाई हो रही है या मिनरल्स की सप्लाई हो रही है, इसके साथ साथ आपका फूड ग्रेन्स अनाज की सप्लाई होती है, फर्टिलाइज़र यानी कि खाद की सप्लाई होती है, ये सब सप्लाई होती है, तब उसको रोक दिया जाता है। पता चला वो मालगाड़ी 2-2 3-3 घंटे खड़ी रहती है और उसके चक्कर में रेलवे का बहुत लॉस होता है। टाइम तो होता ही होता है, इसके अलावा और भी लॉस होता है, रेवेन्यू का भी लॉस होता है। तो इसके लिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक अलग से स्पेशल एक कॉरिडोर बनाएंगे जहाँ से सिर्फ ये सामान ले जाने वाली ट्रेनें निकलेंगी और उनकी स्पीड उन्होंने बोला कि हम 100 से 120 किलोमीटर पर आवर करेंगे। अभी जो इंडिया में मालगाड़ी चलती हैं उनकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। ऑपरेशनल स्पीड तो और भी कम है, 60 से 65 के आसपास है, लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 75 किलोमीटर पर आवर। तो इन्होंने बोला कि हम एक ऐसा स्पेशल कॉरिडोर बनाएंगे जहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये मालगाड़ी निकलेंगी और इसके साथ साथ इनकी स्पीड बढ़ा के हम 100 से 120 किलोमीटर पर आवर करेंगे। तो ये बनाए जा रहे हैं इंडिया में। अभी 2 पास हुए हैं, एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसका मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहा था, और दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा DFCCIL कंपनी के बारे में समझ लीजिए, इसके बाद आगे सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो DFCCIL कब बनी है? 2006 में। और क्यों बनाई गई मैंने आपको बता दिया। DFCCIL का चेयरमैन अभी कोई नहीं है, पूरी पोजीशन खाली है। इसके पहले जो थे, आपको याद होगा, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे मिस्टर VK यादव, ये बनाए गए थे इसके चेयरमैन, वो भी पार्ट टाइम, मतलब कि कुछ टाइम के लिए। और अभी इस पर कोई भी नहीं, इस पोजीशन पर कोई नहीं बैठा हुआ है, खाली है। लेकिन DFCCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर MD की बात करें तो वो है मिस्टर रविंद्र कुमार जैन। ठीक है। DFCCIL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? DFCCIL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो सब कुछ यहाँ पर लिखा है, आप ये इसको कुछ मत पढ़िए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। कंपेयर टू इंडियन रेलवेज, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक एट ₹11 से 12 करोड़ पर किलोमीटर, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ DFCCIL विल बी 17 से 18 करोड़ पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? इंडियन रेलवेज का जो डबल ट्रैक बिछता है उसकी जो कॉस्ट आती है 1 किलोमीटर की, वो आती है 11 से 12 करोड़ पर किलोमीटर। और लेकिन जो DFCCIL के लिए ट्रैक बनाए जा रहे हैं, एक स्पेशल ट्रैक बनाए जा रहे हैं DFCCIL, मतलब कि एक स्पेशल ट्रेन्स निकलेंगी, फ्रेट ट्रेन्स, उनके लिए बनाया जा रहा है। इसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है 17 से 18 करोड़ पर किलोमीटर। ठीक है। DFCCIL कब बना है? 30 अक्टूबर 2006 को। DFCCIL क्यों बनाया गया है, अभी मैं इसका पूरा आपको टाइमलाइन भी बता दूंगा कि कब से कब तक क्या क्या हुआ है। DFCCIL क्यों बनाया गया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों बनाया गया है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है क्यों बनाया गया है, कब बनाया गया है, 30 अक्टूबर 2006 को। इसके MD कौन है? रविंद्र कुमार जैन। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में। चेयरमैन अभी इस पर कोई नहीं है। अब आगे आ जाइए, देखिए ये डेटा जो आपके सामने है लिया गया है विकीपीडिया से। विकीपीडिया में ये दिया गया है 1504, मैंने आपको बता दिया है, काट दीजिए, एग्जैक्ट फिगर है 1506 किलोमीटर। इसके अलावा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1839 किलोमीटर, काट दीजिए, एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर है 1875 किलोमीटर। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट डेटा है। अब देखिए DFCCIL मतलब मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल, ये अलग से एक ट्रैक बना रहे हैं जो जिन पे सिर्फ मालगाड़ी निकलेगी, जो 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चलेगी और सिर्फ मालगाड़ी ही निकलेंगी, सिर्फ उनके लिए बनाया जा रहा है। तो अभी जो इंडिया में चल रहे हैं वो काम चल रहा है WDFC पर और इसके साथ साथ EDFC पर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर। कहाँ से कहाँ तक है ये देख लीजिए, वेस्टर्न वाला शुरू होता है आपका दादरी से और कहाँ तक है? JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र में। और अभी ऑपरेशनल है, कुछ सेक्शन इसका ऑपरेशनल हो चुका है, कुछ पे अभी काम चल रहा है। दूसरा लुधियाना, यहाँ से शुरू होता है EDFC हमारा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और कहाँ तक जाता है? दनकुनी, ये आपका वेस्ट बंगाल में है और ये भी पार्शली ऑपरेशनल है, मतलब कि कुछ पार्ट इसका ऑपरेशनल है, कुछ पार्ट पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब देखिए बजट जो अभी आया है 2021-22, बजट का
अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको पूरा रेलवे बजट 2021-2022 इसका वहाँ पर वीडियो आप पिछला देख लीजिए, वहाँ पर पूरा डिस्कस किया है। तो देखिए जो बजट में अनाउंस किए गए हैं वो कौन कौन से अनाउंस किए गए हैं। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है ये आपको जानना ज़रूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेंथ कितनी है 2000 किलोमीटर, खड़गपुर वेस्ट बंगाल से लेके भुसावल महाराष्ट्र बजट में अनाउंस हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। दूसरा है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 975 किलोमीटर लेंथ है, विजयवाड़ा से इटारसी, विजयवाड़ा से इटारसी बजट में ये भी अनाउंस किया गया। और इसके अलावा 1115 किलोमीटर लंबा ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये भी खड़गपुर से और विजयवाड़ा तक के लिए बनाया जाएगा और इसको भी बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया है। तो ये आपके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और प्रपोज्ड है, वो है साउदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 892 किलोमीटर, मडगांव यानी कि गोवा से चेन्नई तक ये बनाया जाएगा, प्रपोज्ड है। अभी इसके बारे में कुछ अनाउंस नहीं किया गया है, कुछ इसका जो बजट वगैरह है वो भी कुछ अनाउंस नहीं किया गया है, सिर्फ बोला गया है आगे फ्यूचर में बनाया जाएगा। इसकी डिटेल आगे आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन पर। यह है आपका DFCCIL का टाइमलाइन कि DFCCIL जब से बना है उसने अब तक आज तक किया क्या है। अप्रैल 2005 प्रोजेक्ट अनाउंस बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवेज। प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर मनमोहन सिंह, ठीक है, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने अनाउंस किया था ये प्रोजेक्ट DFCCIL। अब देखिए फरवरी 2006 में CCEA गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द राइट्स रिपोर्ट। राइट्स इंडियन रेलवेज की ही सब्सिडरी है, इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी प्रोजेक्ट का, उन्होंने बताया कि आप देखिए ये प्रोजेक्ट है, एक हम ऐसा बनाने का प्लान कर रहे हैं कि EDFC और एक हम WDFC ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एब्रीविएशन भी पूछे जाते हैं, मतलब कि फुल फॉर्म। तो CCEA ये है क्या, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। देखिए स्पेलिंग वगैरह मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस ये समझिए कि क्या है। CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसने अप्रूवल दे दिया फरवरी 2006 में। अक्टूबर 2006 इनकॉर्पोरेशन ऑफ DFCCIL, मतलब कि DFCCIL इनकॉर्पोरेशन मतलब कि एक एज अ कॉरपोरेशन रजिस्टर की गई कंपनी। कब की गई है मैंने आपको बता दिया है, 30 अक्टूबर 2006 को। इसके बाद नवंबर 2007 में CCEA ने अप्रूवल दिया। CCEA gave in principal approval along with permission for undertaking preliminary works including land acquisition। लैंड एक्विजिशन मतलब कि ज़मीन अधिग्रहण। अब आपको बनाना है तो अब किसी की ज़मीन है, किसी फार्मर की, किसान की ज़मीन है, तो ज़मीन लेनी पड़ती है ना गवर्नमेंट को, तो CCEA ने अप्रूवल दिया कि अब आप लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं नवंबर 2007 में। फरवरी 2008 में CCEA ने अप्रूव किया EDFC और WDFC और 28,181 करोड़ रुपए उन्होंने बोला कि इतना आपका एक्सपेंडिचर हम अप्रूव करते हैं। कब किया ये, फरवरी 2008 में। सितंबर 2009 में कैबिनेट ने अप्रूव किया JICA लोन फॉर WDFC। अब देखिए EDFC एक अलग कॉरिडोर है, WDFC एक अलग कॉरिडोर है। इसने लोन किससे लिया, इसने लिया JICA से, और इसने किससे लिया, इसने लिया है आपका वर्ल्ड बैंक से और इंडियन रेलवेज से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। EDFC ने लोन किससे लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक और इंडियन रेलवेज। WDFC ने किससे लिया है, JICA। अब JICA क्या है, JICA है जापान, JICA जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, JICA। कैबिनेट ने बोला, अप्रूव किया JICA का लोन WDFC के लिए। मार्च 2010 में JICA लोन एग्रीमेंट फॉर JPY, इतना लोन का एग्रीमेंट किया, साइन फॉर WDFC फेज 1 5100 करोड़। इसके अलावा अक्टूबर 2011 में लोन एग्रीमेंट हुआ वर्ल्ड बैंक का, किससे, EDFC से। अब ये फिगर आपको इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने का
अमाउंट का इन्होंने लोन लिया है, ये लिया, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखिए किससे लोन लिया है। तो ईडीएफसी पूरा का पूरा लोन लिया गया वर्ल्ड बैंक से और इंडियन रेलवे से, और डब्ल्यूडीएफसी ने लिया है जेआईसीए से। जनवरी 2013 में फर्स्ट सिविल सिस्टम एंड ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट, पहला सिविल सिस्टम और ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ईडीएफसी को 3,267 करोड़ रुपए का। लेकिन देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो टाइमलाइन है ये है DFCCIL की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा इसको पूरा ध्यान से समझिएगा। फिगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। आप अपना कॉपी पेन लेके चलिए, अपने नोट्स बना के चलिए। अब अगर देखिए जनवरी 2013 में जो ईडीएफसी को पहला जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो कितने अमाउंट का दिया गया है, हो सकता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर आपने बोला ही नहीं था फिगर नहीं पढ़ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप पढ़िए सब कुछ, पर जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। तो कितना है 3,267.54 करोड़। मार्च 2013 में JICA लोन एग्रीमेंट फॉर WDFC फेज 2 कितना हुआ 7,750 करोड़। मार्च 2013 में JICA ने फेज 2 के लिए 7,750 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया। जून 2013 में रेवाड़ी पालनपुर जो WDFC का एक सेक्शन है ये इसका सिविल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जून 2013 में। फरवरी 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और DFCCIL के बीच एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। दिसंबर 2014 में लोन एग्रीमेंट हुआ वर्ल्ड बैंक लोन का, किसके साथ, EDFC के फेज 2 के साथ, $1100 मिलियन का। ठीक है, इसके बाद जून 2015 में फिर EDFC का फेज 3 के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया $650 मिलियन, पास हुआ कितना, $650 मिलियन का। जून 2015 में CCEA ने जो इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आया, जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट आया वो आया 81,459 करोड़, इसको अप्रूव किया। लेकिन अभी ये कॉस्ट बढ़ चुका है, जैसे आपको सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप टाइमलाइन बढ़ रही है, आज की डेट में देखें तो कुछ कॉस्ट बढ़ती है सामान की, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट का भी कॉस्ट बढ़ता है। तो अभी क्या है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या आ चुका है अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी ये देखिए हम टाइमलाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद अक्टूबर 2019 में ट्रायल रन हुआ खुर्जा भदन सेक्शन पर EDFC का, और इसके अलावा दिसंबर 2019 में WDFC पर ट्रायल रन हुआ। तो आपसे अगर पूछा जाए EDFC का ट्रायल रन कब हुआ है, तो आपको याद रखना है अक्टूबर 2019। EDFC का ट्रायल रन कब हुआ है, अक्टूबर 2019। WDFC का ट्रायल रन कब हुआ है, दिसंबर 2019। इसके अलावा ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, खुर्जा भाऊपुर सेक्शन कंप्लीट हुआ और इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया। कब किया था, 29 दिसंबर 2020 को। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 29 दिसंबर 2020। इसके अलावा रेवाड़ी और मदार सेक्शन ये भी किया, ये इन्होंने जनवरी 2021 में। WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन है, इसका इनॉग्रेशन किया जनवरी 2021 में। ये पूरी DFCCIL की जन्म कुंडली है, अप्रैल 2005 से लेकर जनवरी 2021 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये देखिए पूरा आपको मैंने अभी बताया कि क्या क्या कौन कौन किस पोजीशन पे बैठा है। देख लीजिए, चेयरमैन की पोजीशन खाली है, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रविंद्र कुमार जैन, डायरेक्टर कुछ खास नहीं है इंपॉर्टेंट पढ़ना, लेकिन डायरेक्टर तक पढ़ लीजिए, इसके बाद आप मत पढ़िए। अब क्योंकि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं ऑपरेशन एंड BD यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशन बिजनेस डेवलपमेंट, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टर है कौन। तो उसका डायरेक्टर है श्री नंदुरी श्रीनिवास। अब ये सब पढ़ना है आपको, आप बस एक बार नज़र मार लीजिए, आपको याद हो जाएगा। डायरेक्टर फाइनेंस है हीरा वल्लभ, फाइनेंस के डायरेक्टर है हीरा वल्लभ, प्रोजेक्ट प्लानिंग के डायरेक्टर हैं हरि मोहन गुप्ता, ऑपरेशन एंड BD के डायरेक्टर हैं नंदुरी श्रीनिवास, और इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर हैं हरि मोहन गुप्ता। ठीक है, और अगर आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए एज ऑन 4 मार्च 2021 तक, तो ये आपके सामने पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट है, कौन किस किस पोस्ट पे बैठा है ये है आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। CVO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर आशीष कुमार, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। CVO चीफ विजिलेंस ऑफिसर DFCCIL में कौन है, आशीष कुमार। मैनेजिंग डायरेक्टर MD RK जैन, प्रोजेक्ट प्लानिंग के डायरेक्टर हरि मोहन गुप्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर हरि मोहन गुप्ता। अब देखिए, अभी इसके जस्ट पहले ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, हीरा वल्लभ, हरि मोहन गुप्ता, नंदुरी श्रीनिवास और हरि मोहन गुप्ता, यहाँ तक बस आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है।
अब यहाँ पर जो मैंने आपको दिया है, यहाँ पर एक और ऐड हुआ है, वो है CVO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर आशीष कुमार। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए हरिमोहन गुप्ता आप ऐसे ही समझ जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी डायरेक्टर हैं और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग के भी डायरेक्टर हैं। तो एक ही पर्सन दो अलग अलग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा। इसके बाद फाइनेंस के डायरेक्टर हैं हीरा वल्लभ, और ऑपरेशन एंड BD तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका ही डिपार्टमेंट है, नंदुरी श्रीनिवास, ठीक है। और CVO चीफ विजिलेंस ऑफिसर आशीष कुमार। इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, काट दीजिए, फेंक दीजिए। नीचे पूरा एब्रीविएशन दिया गया है, ED मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, CVO मतलब चीफ विजिलेंस ऑफिसर, ये सब आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो है RK जैन, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात। अब देखिए ये है इंपॉर्टेंट चीज़, ये रिपोर्ट है DFCCIL की वेबसाइट पर दिसंबर 2020 तक, एंडिंग दिसंबर 2020, मतलब कि आप ये मान सकते हैं ये रिपोर्ट है 31 दिसंबर 2020 तक। यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ EDFC एंड WDFC है 2843 किलोमीटर, जिसमें कि सोननगर और दनकुनी सेक्शन ऐड नहीं किया गया है। इसकी लेंथ है 538 किलोमीटर। ये आता है आपका EDFC में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये कितनी है, 1337 किलोमीटर। इसमें अगर हम 538 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, मैंने आपको बताया 1875 किलोमीटर, ठीक है। टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 2843। ये नहीं है, ये कब है, सोननगर और दनकुनी को हटाकर है। अगर आप इसको हटा देंगे तब इतनी लेंथ है 2843। लेकिन अगर पूछा जाए टोटल लेंथ कितनी है, तो मैंने आपको बता दिया है EDFC है 1875 और WDFC है 1506। तो 75 और 6 81, 18 15 33, कितना हो गया 3381 किलोमीटर्स। तो अगर 2843 में आप 538 किलोमीटर का जो ये सेक्शन है इसको ऐड कर देंगे तो यही फिगर निकल के आएगा 3381। तो टोटल जो लेंथ है वो है 3381 किलोमीटर, ठीक है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 95,238 करोड़, ये है इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, इंक्लूडिंग लैंड, मतलब कि लैंड जो एक्विजिशन हुआ या लैंड का जो भी कॉस्ट है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितनी है, 95,238 किलोमीटर। और देखिए जब आपका एग्जाम होगा तब तक अगर ये फिगर चेंज होता है तो उस टाइम पर मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा दूंगा, तब मैं आपको फिर बता दूंगा। टारगेट है इनको कंप्लीट करना है जून 2022 तक। कम्युलेटिव कैपेक्स मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कितना है और ये क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 67,971 करोड़ रुपए, ठीक है। और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 95,238 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल प्रोग्रेस 62%। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है EDFC ने किससे कितना लोन लिया है, ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। WDFC ने कितना लोन लिया है। लुधियाना मुगल सराय जिसका कि नाम बदल चुका है, मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन था इसका नाम अब क्या हो चुका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। स्टेशन कोड है इसका DDU। मुगल सराय जो जंक्शन था उसका नाम बदल के अब हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, DDU, ठीक है। तो लुधियाना से मुगल सराय वर्ल्ड बैंक से फंडिंग हुई $1.775 बिलियन। फिर मुगल सराय से सोननगर 137 किलोमीटर का है, यहाँ पर फंडिंग हुई 3,679 करोड़, 3679 करोड़। उसके अलावा जो ये लास्ट हमारा जो सेक्शन है ये PPP है। अब यहाँ पर देखिए किससे किससे फंडिंग हुई है। पहला जो इनका सेक्शन है 1200 किलोमीटर का लुधियाना से मुगल सराय, EDFC की अभी हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न कॉरिडोर की। वर्ल्ड बैंक से फंडिंग हुई है 1.775 बिलियन, $1.775 बिलियन। वर्ल्ड बैंक से हुआ है। इसके बाद इंडियन रेलवे से हुआ है 3,679 करोड़। और इसके बाद PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 15,926 करोड़। और ये कितना है, दनकुनी से सोननगर ये है आपका 538 किलोमीटर लंबा। और जो यहाँ पर आपका सेंक्शन हुआ है लोन या फंडिंग जितनी हुई है वो है 15,926 किलोमीटर। इसको सबको आप ऐड करते हैं 1200 किलोमीटर, 137 किलोमीटर, 538 किलोमीटर, तो ये कितना निकल के आता है, 1875 किलोमीटर। आई थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कितनी लेंथ है EDFC की, कितनी लेंथ है WDFC की। WDFC दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट 1506 किलोमीटर। और ये भी आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, WDFC की लेंथ कितनी है, 1506 किलोमीटर। फेज़ 1 फेज़ 2 JICA मैंने आपको बताया, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से फंडिंग हुई कितना, 38,722 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या सेक्शन है, कब कब कंप्लीट होने हैं।
अब ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नहीं, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ देख लीजिए एक नज़र से कितना कितना इसकी लेंथ है, कब क्या क्या होगा। अब ये जो आपका सेक्शन है पहला 306 किलोमीटर का कमीशन हो चुका है। ये आपका मदर से पालनपुर WDFC की अभी हम बात कर रहे हैं। WDFC देखिए पूरा जो कॉरिडोर है 1506 किलोमीटर का, उसके बीच में सेक्शन वाइज उन्होंने डिवाइड किया है कि मान लीजिए यहाँ से A से लेके एक B दूसरा सिटी आता है, यहाँ से यहाँ तक हम पहले बनाएंगे, फिर B से C यहाँ हम दूसरा बनाएंगे, C से D फिर हम दूसरा बनाएंगे। तो वैसे ही उन्होंने सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ कि पहले इतने टाइम पीरियड में, इतने टाइम ड्यूरेशन में ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, वैसे किया हुआ है। तो ये मार्च 2021 में कंप्लीट होगा, ये आपका मार्च 2022 में कंप्लीट होगा, और ये पूरा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो जून 2022 में कंप्लीट होगा। ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ताकि हो सकता है कुछ भी पूछ लिया जाए, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। बस मैंने सिर्फ आपको दे दिया है ताकि आपके नोट्स में काम आएगा, आप सिर्फ लिख लीजिएगा, हो सकता है आपके काम आ जाए। बाकी कुछ इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ख़त्म होता है हमारा पूरा का पूरा DFCCIL का पार्ट। अब हम बात करते हैं लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स में भी अभी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, टेक्निकल टर्म्स आपको बहुत नहीं पढ़ने, फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ कुछ हिंट दूं, कुछ कुछ बता दूं। धीरे धीरे मैंने आपको बोला है मैं सब कवर करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लोकोमोटिव से पहले हम बात करते हैं जो ये कोच होते हैं, इनकी बात करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया है कौन कौन से कोच कहाँ बनते हैं। देखिए इंडियन रेलवे में दो अलग अलग तरह के कोचेस यूज़ किए जाते हैं, एक ये ब्लू कलर वाला और एक ये रेड कलर वाला। ब्लू कलर वाला जो है ये कहाँ बनता है, ये बनता है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। और ये कहाँ बनता है, ये बनता है रेल कोच फैक्ट्री RCF, ये कहाँ पर है, कपूरथला में। इसको बोलते हैं ICF कोच, ICF कोच यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोच, ICF कोच बोलते हैं। इनको बोलते हैं LHB कोच, LHB मतलब लिंके हॉफमैन बश, ये जर्मनी की कंपनी है, ठीक है। जर्मनी से लाए गए थे ये 2000 में ये सारे कोच, अभी यही कोच बनाए जा रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या। पहली चीज़ ये आयरन का बनता है, ये आपका स्टेनलेस स्टील, इसकी वजह से ये बहुत हल्का होता है और ये भारी होता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रेक यूज़ करते हैं एयर ब्रेक, यहाँ पर यूज़ करते हैं डिस्क ब्रेक। जब भी एक्सीडेंट होता है तो ये वाले जो कोच होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और ये एक के ऊपर एक नहीं चढ़ते हैं। यही दोनों का सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। ये क्या होता है, ये जब भी एक्सीडेंट होता है, कोच आपने देखे होंगे ट्रेन का एक्सीडेंट होता है एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। सेफ्टी के मेजर से, मतलब कि अगर देखा जाए पैसेंजर्स के सेफ्टी के पर्पज़ से, तो ये बहुत ही सेफ है। इसलिए इंडियन रेलवेज़ ने अब ये डिसाइड किया है कि हम ये सारे कोच हटाएंगे, बंद करेंगे और इनको रिप्लेस करके हम LHB कोच ही यूज़ करेंगे। LHB कोच लंबे होते हैं, ये थोड़े छोटे होते हैं। इसका अगर आप देखेंगे तो जो आपका स्लीपर क्लास होता है उसमें आपकी 72 सीट्स होती हैं और जो थर्ड AC होता है उसमें आपकी 64 सीट्स होती हैं। ये स्लीपर है, ये आपका थर्ड AC है। और जो ये रेड वाले कोच होते हैं इसमें आप देखेंगे तो स्लीपर क्लास में 80 सीट्स होती हैं, 80, और AC कोच में आपका 72 सीट्स होती हैं, क्योंकि ये लगभग 1.7 मीटर्स लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ICF कोच। अब समझ में आ गया, कोच के बारे में समझ में आ गया, कौन कौन से कोच कहाँ बनते हैं, क्या दोनों में मेजर डिफरेंस है, किसकी क्या लेंथ है, किसका कितनी सीट्स किस में होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों यूज़ किया जाता है, और ये अब हटा दिए गए हैं, आगे सब LHB यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोच समझ में आ गया। अब हम लोकोमोटिव के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या चीज़ कहाँ बनती है। रोलिंग स्टॉक, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पर है, पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पर है, पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में। रेल कोच फैक्ट्री, यहीं पर बनते हैं आपके LHB कोच और यहाँ पर बनते हैं आपके ICF कोच। ठीक है, ये कहाँ पर है, कपूरथला पंजाब। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। व्हील एंड एक्सेल, ये पहिए वगैरह कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर कर्नाटका में है। और रेल व्हील प्लांट छपरा बिहार, रेल व्हील प्लांट छपरा बिहार। इसके अलावा लोकोमोटिव्स, इंजन कहाँ बनते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव्स, चितरंजन वेस्ट बंगाल। बनारस लोकोमोटिव वाराणसी UP। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री
मरहौड़ा बिहार। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री माधेपुरा बिहार। ये वही है जिसने 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक इंजन बनाया है। और ये जॉइंट वेंचर है इंडियन रेलवेज का और एल्स्टॉम ऐसे का, फ्रांस की कंपनी है। ये लोकोमोटिव्स बनाती है, फ्रांस लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर है, फ्रांस की कंपनी है, इंजन बनाती है। और उसके बाद है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन DLM, पटियाला पंजाब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ी सी अब हम बात करते हैं लोकोमोटिव्स की। अब देखिए ये लोकोमोटिव्स मतलब इंजन अलग अलग तरह के होते हैं, स्टीम होता है, डीजल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। हम यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म्स बस आपको बता दे रहे हैं, बाकी फिर हम आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, धीरे धीरे करके मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। बस आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। अब देखिए ये जो आपके कोच हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी नॉट कोच, दिस इज़ लोकोमोटिव। ये है लोकोमोटिव मतलब कि इंजन। कुछ यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर नंबर देख रहे हैं ये WAP1 22032, इनका क्या मतलब है? WAP7 37271, इनका क्या मतलब है? अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है WCR तो आप समझ गए होंगे, मतलब कि किसकी बात हो रही है? जोन की बात हो रही है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। और यहाँ पे भी देखिए आप लिखा हुआ है उत्तर रेलवे। और इसके अलावा ऊपर देखिए लिखा हुआ है इटारसी, और यहाँ पर लिखा हुआ है गाजियाबाद। ठीक है, अब देखिए जो आपके सामने लिखा हुआ है WAP7 इटारसी, मतलब कि इटारसी आपका WCR किस जो आपका जोन है, जोन के अंदर कौन सा डिवीज़न आता है वहाँ पर है, वहाँ का ये आपका इंजन है। अब WAP7 37271 देखिए इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो WAP7 और 37271 लिखा हुआ है, WAP7 यहाँ पे आ जाइए, WAP7 देखिए W मतलब ब्रॉड गॉज। अब ये क्या होता है? ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और आपका नैरो गॉज और स्टैंडर्ड गॉज, ये सब क्या होते हैं मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब देखिए WAP7 मतलब कि ब्रॉड गॉज में ये यूज़ किया जाएगा। WAP7, W मतलब ब्रॉड गॉज। ठीक है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। A मतलब कि AC करंट पे चलेगा। ये जो इंजन है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, AC इलेक्ट्रिक। आप यहाँ पर देख सकते हैं A का मतलब AC इलेक्ट्रिक, W का मतलब ब्रॉड गॉज, और उसके बाद लिखा हुआ है P मतलब कि पैसेंजर, मतलब कि पैसेंजर के लिए जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनमें ये इंजन यूज़ किया जाएगा P। और 7 मतलब कि सेवेंथ जनरेशन, 7 मतलब कि सेवेंथ जनरेशन। तो आई थिंक इसके बारे में आपको समझ में आ गया, ये आप समझ गए अब क्या है। WAP मतलब कि ब्रॉड गॉज, यानी कि जो सबसे बड़े वाले ट्रैक होते हैं उसमें ये यूज़ किया जाएगा। A मतलब AC करंट पे चलेगा। इसके अलावा P मतलब कि जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा। पैसेंजर ट्रेन्स जो हैं आपकी उसमें ये इंजन यूज़ किया जाएगा, लोकोमोटिव यूज़ किया जाएगा। 7 मतलब कि सेवेंथ जनरेशन। और उसके बाद ये आप जो नंबर देख रहे हैं 37271, इसका मतलब क्या होता है? जो स्टार्टिंग के आपके डिजिट होते हैं 37, ये आपका सीरीज़ होता है। और ये 271 मतलब कि ये 271st नंबर का इंजन है, 271वां इंजन है लोकोमोटिव। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। आज हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्या डिस्कस किया? DFCCIL पूरा डिस्कशन कर लिया। DFCCIL के बारे में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। इसके अलावा कोच कौन कौन से होते हैं? ICF कहाँ पर है? चेन्नई में। LHB कहाँ बनता है? कपूरथला में, रेल कोच फैक्ट्री में। और उसके अलावा अभी हमने यहाँ पर कुछ सिर्फ एक हल्का सा आपको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दिया है बस कि ये जो नंबर्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है। अब आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंजन होते हैं, पहला इंजन कहाँ बना, स्टीम इंजन पहला कहाँ बना, डीजल इंजन पहला कहाँ बना, इलेक्ट्रिक इंजन पहला कहाँ बना, ये। और उसके बाद इंडियन रेलवे का स्टैटिस्टिक्स यानी कि उसका डेटा। और उसके बाद फिर आगे चल के हमारा मतलब रेलवे का थ्योरी का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चल के करेंगे फिर MCQs। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मैंने इस वीडियो में कुछ आपको गलत बता दिया है बाई मिस्टेक या मैंने गलत बोल दिया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।